अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, उस किताब के प्रति 24 कैरेट का भरोसा रखते हैं। आप नहीं रखते, यह आपके संकट है, उस दूसरे के बारे में क्यों आप कह रहे हैं? उन्होंने कभी यह गलतफहमी नहीं पाली कि भारतीय संसद में 300 जब तक दाढ़ी और छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले नहीं आएंगे तब तक हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं ये भरोसा इसलिए कहता हूं कि आप गिनती में 95 करोड़ हो, उसका कोई मतलब नहीं है। झुंड भेड़ों के होते हैं, शेर कभी झुंड में नहीं चलता। यह प्रकृति आपको बताती है। उन्होंने कभी नहीं कोई मांग की, न नौकरी की मांग की, न बेरोजगारी की मांग की, न महंगाई की मांग की। उनका जो होगा सो देखा जाएगा। हम अपने एजेंडे पे हैं। जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, वो अपने एजेंडे पे हैं। वो आपको गलत लगते हैं क्योंकि आपकी मक्कारी, आपका लालच, आपका स्वार्थ इतना हावी है कि अपने शत्रु को भी आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरह झूठ बोले। वो नहीं बोलेगा। इसलिए आजकल हमने नई नई दुकान चलाई है, घर वापसी में लगे हुए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो अपने पास है वो न जाए, इसका इंतजाम कीजिए। और किसकी घर वापसी कराना चाहते हैं आप? जिन लोगों ने सनातनी ब्राह्मण महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा, ब्राह्मण पुरुषों के उस जनेऊ की होली जलाई, उनको क्यों बीमारी हो गई है कि हमें घर वापसी करनी है? आपने अपनी मूर्खता के चलते, अपनी अना के चलते, अपने झूठ के चलते यह मान लिया कि भारत में ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा होगा। यह सबसे बड़ी भूल है। सनातनी हिंदू समाज अनंत अनंत काल से, कोई दुनिया का ग्रंथ उठा के देख लीजिए, मैं मक्कारों के झूठों के ग्रंथ नहीं कह रहा जो दुकान में रोज बना के खड़े कर देते हैं। आज भी इस देश के अंदर टेक्निकली 350 रामायण चल रही हैं जिसमें अलग अलग जुगाड़ें अपनी लोगों ने लगा दी हैं, किसी ने दोहा ठग दिया है। यह तो हमारी हालत है। सनातनी हिंदू समाज अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा। लेकिन अपने स्वार्थ में हमने यह किया, इसलिए आज भी हमारी दृष्टि उन्हीं चश्मों से जकलती है और उसका कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हम सच बोलेंगे तो लगेगा यह सच कैसा ऐसा हो जाए कि अंबेडकर की तारीफ करने में हमें दिल तकलीफ होती है। भाई नहीं, मैं अगर आज आपके सामने यह कहूं कि उस दौर के और लोग होंगे, लेकिन मैं अगर वैचारिक क्रांति की बात करता हूं तो स्वतंत्र वीर सावरकर और B.R. अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं था। और यह बात मैं अपनी तथ्यों पे कहूंगा, आपको बता के जाऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहा मैंने मेरी बात मान लीजिएगा। हमारे यहां शिक्षा, खासतौर से सनातनी कोई बीमारी है, शिक्षा को ही ज्ञान समझता है। शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा गए, आपने PhD कर ली, हिंदी में कर ली, अंग्रेजी में कर ली, ये कर लिया, वो शिक्षा है जो आपके मार्क्स को देख करके आपकी मार्कशीट बताती है। और मार्कशीट ये बताती है कि आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, इनके 50 आए, ये कम ज्ञानी है। ये शिक्षा का मापदंड है। ज्ञान UGC नहीं देती। ज्ञान आपके आश्रमों में और मंदिरों में मिलता है। हमने वो भी छोड़ दिए। इसलिए पूरा सनातनी हिंदू समाज विकास का मतलब समझता है कि हमारी तनख्वाह 5 लाख हो गई, अब हमें इस छोटे वाले मोहल्ले से उठकर जरा सा इलीट वाले मोहल्ले में जाना है, इलीट वाले मोहल्ले को अमेरिका में जाना है। और हम इस दौड़ में के जिसमें गाड़ियां, बड़े अच्छे कपड़े, महंगे गहने, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े फार्म हाउस में शादी करना ही यही विकास है।
ये मानसिक दिवालियापन है, विकास नहीं है। हमने जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको अपने गिर्द गिर्द इकट्ठा करके हमने कहा हम देश के, इस शहर के सबसे रईस लोग हैं। रईस नहीं, आप इस शहर के सबसे जलील आदमी हैं, इसलिए कि आपने सच नहीं बोला और लोगों को प्रेरणा देने के लिए लोगों को लगा, इसलिए अंधी भीड़ हो गई है। टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जाए और 5 साल बाद आप जब मिलने जाएं तो पता चलेगा ये कालू के मोहल्ले में कमरे के मकान में रहते थे, टिकट मिलने के बाद ये कहां चले गए। फिर उनका आलीशान मकान होगा, फिर वो प्रवचन देंगे, भाईचारे पे प्रवचन देंगे। और ये जो लोग हैं ये समाज को माहौल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बड़ा अगर 2 कमरे से मैं 12 में आया हूं, दंगा हुआ तो यही निशाने पे जाएगा, इसलिए उन्हें भाईचारे की चिंता है। वो नहीं समझ पाए 1400 साल में लेके अब तक कि भाई कौन है और चारा कौन है। इसलिए जो ये बता रहा हूं उसके पीछे पड़ जाओ। ये भड़काते हैं, हम भड़काते नहीं हैं। तुम्हें अपनी दुकान की चिंता है, हमें राष्ट्र की चिंता है, इसलिए भड़काते हैं। तुम्हें अपनी दुकान चलानी है, चलाओ यार। हम कल भी यहीं थे, आज भी यहीं रहेंगे और मरते दम तक वहीं रहेंगे, कोई चिंता नहीं हमको। हमको कुछ लेके नहीं जाना है, क्योंकि हम ये समझ में आ गया है कि ये सब एक दुनियादारी है, चलाइए। इसलिए आज सच बोलिए, जो आदमी हमारे समाज में जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। आज आप पूछिए कि जो लोग फौज में जाते हैं और फौजी जब वहां से वीर गति को प्राप्त होता है और आपके शहर से जब उसकी डेड बॉडी जाती है, कोई माई का लाल पूछता है ये यादव है, ये अहीर है, ये ब्राह्मण है? कोई पूछता है? जो फौज में चला गया वही क्षत्रिय है, बस। और अब तो आपको पता चली गया होगा कि ये क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। कोई ज्ञान की जरूरत है? अब अगर आपके कि ये क्षत्रिय नहीं, ये ब्राह्मण नहीं था, तो मैं ब्राह्मण किसे मानूं? एनडी तिवारी को किसे मानूं? इसके नाम रखने से कुछ नहीं होता भाई। किसके घर में जन्म लिया है इसका महत्व नहीं है, आपका कर्म तय करेगा कि आप कौन हैं। इसलिए अंबेडकर ने में जो शक्ति थी, उस दौर की आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की डिबेट को निकाल के सुन लीजिए, आपको लगेगा यार 50 साल में किसी देश के इतने सारे नागरिकों के सामने इतना झूठ बोला गया है कि हम अपने आइकॉन ही गलत समझ बैठे थे। यह सेकुलर नाम का शब्द जो यूरोप की एक परिकल्पना थी, क्योंकि यूरोप के अंदर जो राजा होता था वो राज्य चलाते वक्त चर्च से गाइडेंस लेता था। तो वहां कुछ लोगों का मत जो चर्च को नहीं मानते थे, चर्च से अलग उनकी मान्यता थी, तब यह कहा गया कि राजा चर्च से डायरेक्शन लेता है, लिहाजा राजा जो है निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि चर्च के इन्फ्लुएंस में होगा। तब यूरोप में यह कल्पना निकली कि राजा का कोई, देखिए फिर मैंने अभी 15 मिनट पहले रिकॉर्ड बदला आपका, राजा का कोई मजहब नहीं होगा। अगर राजा का धर्म नहीं होगा तो अनार्की पैदा हो जाएगी। राजा अपने दायित्व को नहीं निभाएगा कि उसकी ड्यूटी है कि अपने प्रजा की रक्षा करे, तो जब उसका कोई धर्म ही नहीं है तो भाड़ में जाए पूरी दुनिया, जो दिल चाहे चल रहा है, राजा मस्त लेटा रहेगा। राजा का कोई मजहब नहीं होगा, क्योंकि चर्च से चलने वाला जो ईसाईयत है वो मजहब था, इसलिए रोकने के लिए सेकुलरिज्म का शब्द यूरोप में आया। यहां हमारे लोगों को ये ले आए, उसको हमें भी वही बनना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हो रही थी, उस डिबेट के अंदर अयंगर साहब, नेहरू जी, पटेल और अंबेडकर साहब, उस बहस में सबने रिजेक्ट किया कि सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तार्किक, जो मेरा सीना चौड़ा कर देते हैं, वो बात सिर्फ अंबेडकर ने कही। अंबेडकर ने उस बहस में कहा कि भारत की सभ्यता हजारों सालों से, यहां की मान्यताएं, यहां की परंपराएं, यहां के रिवाज, यहां की मिट्टी, अनेकों पंथ, अनेकों मजहब यहां आए और यहां आके बस गए। वो अपना पंथ चलाते हैं, अपनी पूजा पद्धति करते हैं। एक घटना हजारों साल में ऐसी नहीं मिलती कि किसी ने उनके मत और पंथ की वजह से उनका सर तन से जुदा कर दिया हो।
भारत की मिट्टी में और सनातनी हिंदू की नसों में वो खून बहता है जिसके लिए सेकुलर शब्द ला करके उनके इतिहास को बौना मत बनाइए। हमारी नसों में, हमारी मिट्टी में सेकुलरिज्म है, लिहाजा इस शब्द की आवाज, ये उनके शब्द थे। और जो कहते हैं कि हम अंबेडकर को मानते हैं, हम बहुत सेकुलर हैं, उन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ, मात्र 24 साल के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम हुई 26 साल के अंदर, कि उन्होंने 1976 को रात के अंधेरे में, जब देश के तमाम बड़े नेता जेलों में थे, बिना किसी से पूछे 42वें संशोधन के तहत आनन फानन में रात में भारत का संविधान का प्रियम्बल, दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनमें समय समय पे परिस्थिति और काल के हिसाब से अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन प्रियम्बल जो होता है वो एक तरीके का वर्जिन एक्ट होता है, अक्षुण्ण होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन भारत के संविधान के प्रियम्बल में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को डाला, इन्हीं ने डाला। और कितने चालू लोग हैं, जैसे ही दूसरे वाले आते हैं सत्ता में, देखो ये गॉडसे के लोग आ गए, ये संविधान बदल देंगे। तुम तो जने क्या क्या कर चुके हो और इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, और ये डर के मारे बेचारे और हो जाते हैं। इसलिए अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार आदमी मैं इसलिए नहीं मानता कि आज की परिस्थितियों में अंबेडकर की बड़ी रेलेवेंस है, क्योंकि मैंने सुना है, और मैं तो वहीं पैदा हुआ हूं, तो बचपन से देख रहा हूं, इसलिए मुझे तो कोई नई बात नहीं लगती। ये देश के लोगों के लिए लगती है, क्योंकि आप सिर्फ चेहरे से, बातचीत से लोगों के बारे में राय बनाते हैं। जो आदमी चेहरे से अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि बात भी अच्छी करता हो। जब तक आप किसी फिलॉसफी को नहीं जानेंगे, नुपुर शर्मा को ऐसे ही नजरबंद होना पड़ेगा। कमलेश तिवारी की हत्या सड़कों के ऊपर होगी, इलाहाबाद में 3 ब्राह्मण लड़कियों को चिप्स की तरह काट के जमीन पर डाल दिया जाएगा। और मई 2014 से लेकर के आज के दिन तक भारत में ऑन रिकॉर्ड है, ये हर सभा में कहता हूं मैं, कोई ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये भाषण आप ही सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मई 2014 से आज के दिन तक पूरे देश में, ये उन हिंदू ठेकेदारों के लिए है जो हर बात में अपना ज्ञान देते हैं। उनसे मेरी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं किसी को बचाना चाहता हूं। मैं किसी को नहीं बचाना चाहता। मैं जब अपने आप को नहीं बचा रहा तो मैं किसी को क्यों बचाऊंगा भाई। मई 2014 से आज के दिन तक 455, जिसको भी इस सभा में शक हो, पुष्पेंद्र दिल्ली 01, क्योंकि बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेरे पास समय कम होता है इसलिए मुश्किल होता है। पूरे देश में 455 हिंदुओं की बेटियों की अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग मुसलमानों द्वारा हुई है। मारने वाले का नाम, मरने वाले का नाम, उसकी उम्र, वो इलाका, कहां कंप्लेन हुई, नहीं हुई, किस हथियार से मारा, ये हमारे 10-12 लोगों की टीम कर रही है, जिसकी देख रेख में डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, जो जयपुर में रहते हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, अच्छी जीवन जीते हैं, वही साहब सिंध से हजारों हिंदू बेटियां 16 साल की, 12 साल की, हर दिन कम से कम 7 से 8 लड़कियों की हत्या या रेप होता है सिंध में। पूरी एक टीम बना वहां बैठी हुई है बॉम्बे में, जो सिंधी चैनलों को दिन भर, जो पाकिस्तान के हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, और कैसे उन बच्चियों के साथ में निकाहनामा बनाया जाता है, कोर्ट फैसला दे देती है। वहां से जो भाग के बेचारी आती हैं और वो यहां आने के बाद में कहां कहां होती हैं, उसे डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और उनकी पूरी टीम, हम सब लोगों के साथ मिलकर के उनको छोटे छोटी नौकरियां दिलाना, उनके हिंदुस्तान में कागज, क्योंकि इस भ्रष्ट व्यवस्था के अंदर लोग हिंदू सिंध से भागी हुई बेटियों और माओं से तो कागज मांग रहे हैं, लेकिन म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार नहीं कह रही, ये पार्टी नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हम उनके साथ ये रियायत नहीं करते कि ये हमारे भाई हैं। ये अगर वहां से यहां तक आए हैं, जिनका जीवन उलट पुलट गया है, जो मास रेप से बच के आए हैं, किसी तरह पहुंच गए हैं,
फौजी ने इन्फॉर्म किया, उनको लाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं। उनको संभलने में सालों लगेंगे, उस टॉर्चर से निकलने में। उन लोगों की बस्ती उजड़ जाती है, क्योंकि एक सरकार को मुसलमानों का दिल जीतना है राजस्थान में। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते। हम क्यों बोलेंगे? हमारा क्या लेना देना है? हम ठीक है अपने घर में, तो हमारे घर के चारों तरफ 100 हिंदू मकान है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। कश्मीर के लोगों को भी यही गलतफहमी हो गई थी। 7वीं बार पलायन हुआ है कश्मीर में, यह पहली बार नहीं हुआ है। इसलिए कहता हूं कि 29 में से 2011 का सेंसस है, 2021 में होना चाहिए। 2000 हर साल 10 साल के बाद होता है। 21 निकल गई, 22 निकल गई, 23 भी निकलेगी, 24 भी निकलेगी, 25 में पता चलेगा। 2011 के सेंसस में 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप नहीं हैं। भारत माता की जय का नारा लगाइए, बस सो जाइए। इसलिए आपके सामने जो चुनौती है, जिसमें मैं आप सबसे हाथ जोड़ के मदद करना चाहता हूं, आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आप जाने। मैं उस 85 साल की अपनी दादी नानी भी अगर यहां होंगी, तो उनसे भी ये कहता हूं कि आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। और ये मेरी मदद नहीं है, ये एक मुहिम है जो मुझे दूर दूर तक पहुंचानी है, क्योंकि इसका एक समय है, और समय में लोग सुनना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। जब ये समय भी निकल जाएगा और जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और तब आपने उस पर रिएक्शन दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी का मुहावरा है, लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, अपना मन बहलाइए। आपको पता नहीं है, आपके सोने ने, आपके ठेकेदारों की चुप्पी और सत्ता में बैठने वाले दलाल, उन्होंने आपका सौदा कर दिया है। इसलिए आपके पास वो अभी आग पहुंची नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है, दिल्ली में पहुंच गई है, राजस्थान में पहुंच गई है, बंगाल में पहुंच गई है। आपको क्यों खबर पढ़नी है? आप तो आईपीएल देखिए। और जब मैं आप कह रहा हूं, तो आप इसको आप मत लीजिए, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। भाई, ये विषय हमारे चिंता के नहीं है। पेट्रोल की कीमत, प्याज की कीमत, बेरोजगारी, यही हमारी जिंदगी है। और रोजगार मिलने के बाद फिर क्या होगा, यह हमें पता ही नहीं है। इसलिए उन विषय की चर्चा मत करो। जो करेगा उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा ठेकेदारों की तरफ से। इसलिए हमने कोई संगठन नहीं बनाया। कर्नल आर.एस. सिंह साहब, रॉ के पूर्व डायरेक्टर, कर्नल, देश में बेहतरीन किताबें लिखने वाले आदमी, जो उनके जीवन में घटा है, जो उन्होंने देखा है, वो कश्मीर में भी रहे हैं, वो श्रीलंका में भी रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान को एक जिहाद निगल रहा है धीरे धीरे। 2 किताबें उन्होंने मिलकर लिखी। उस किताब का नाम है नो द एंटी नेशनल, और उसका सेकंड पार्ट आया है, जो अभी कुछ दिन पहले ही उसकी हम लोगों ने लॉन्चिंग की है। इस किताब को किताब नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। और ये इसलिए नहीं छाप रहे, इसलिए छाप रहे हैं कि शायद आपके घर में आज का कोई युवा बच्चा पढ़े, कभी आप भी पलट के देखें, क्योंकि मंचों से इतनी लंबी लंबी बातें करना बहुत समय लगता है। इसलिए इन किताबों को आगे चलाते हैं। चाहे जीडी बख्शी हो, चाहे सुशील पंडित हो, चाहे ललित अंबरदार हो, चाहे अंकुर शर्मा हो, चाहे प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम सब ने यही तय किया है कि सत्ता के और किसी संगठन के दरवाजे पे हम मरते दम तक नजर नहीं आएंगे। जिनको जाना है जाएं। हम होनहारी किसी से शिकायत नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर आज भी झूठ बोल रहा है अपने स्वार्थ या अपनी दुकान चलाने के लिए, तो उसका विरोध नाम लेके न करें, लेकिन कम से कम बाइकआउट जरूर करिएगा। ये आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आपने जो अच्छा घर बनाया है, अच्छे संस्कार दे करके, घर में जो आपके 2 नाती पोते हैं, ये उनकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। क्योंकि वो नाती बड़ा होगा तो पूछेगा कि मुझे दादा ने ये दिलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो कागज मेरे नाम का जमीन का दे गए हैं, ये मेरा है नहीं।